पढ़ना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना है। मैं प्रायोरिटाइज कैसे करूँ मेरे स्टेप जब सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है मेरे लिए। तो अगर आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे 3 घंटे कर रहे हो, 4 घंटे कर रहे हो, 5 घंटे कर रहे हो, तो आपने वो टाइम को ब्लॉक किया हुआ है। और इंटेंसिटी को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फोकस। कि कैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाएं। करना है ऐसा भाव। फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। माइंड लव्स लर्निंग बाय रिपीटेशंस। माइंड को बोलना पड़ेगा कि तुझे आराम चाहिए लेकिन मुझे तेरा ग्रोथ करना है। वो आपने विक्रम और वेताल की स्टोरी सुनी होगी। How can we balance a personal life and a study time? What you want to become, how to handle social media. टाइम मैनेजमेंट से अच्छा आपको सेल्फ मैनेजमेंट सीखना चाहिए। मनन एंड चिंतन। सर, जब आप एक स्टूडेंट थे तब आप स्टडीज़, हॉबीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे मैनेज करते थे? ओके, स्टडीज़, हॉबीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन तीनों की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। स्टडीज़ का मतलब है जैसे कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर नई चीज़ लर्न करनी है और मैं स्कूल में गया या तो कोचिंग में गया और वहाँ से मैंने कोई नया चीज़ एब्जॉर्ब किया तो वो मेरी स्टडी का पार्ट हो गया। हॉबी वो होता है कि जो मुझे एक्चुअली करना है, जो मेरा मन कर रहा है कि मेरी हॉबी है। जैसे म्यूज़िक सुनना, वो मुझे कोई बताएगा नहीं। मैंने एक बार म्यूज़िक सुना, मुझे पसंद आया, मैं बार बार से उसको सुनना चाहूँगा तो वो मेरी हॉबी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है कि जो आपको घर से या तो परिवार से या सोसाइटी से आपको मिली या तो स्कूल से भी दे सकते हैं, है ना। इन तीनों की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब मैं अपने चाइल्डहुड में था तो वी वर नॉट सो मच प्रिविलेज, है ना। तो इतना सारा नहीं था। मेरा स्कूलिंग जो हुआ है वो 1 to 7 स्टैंडर्ड एक म्यूनिसिपैलिटी की स्कूल, जिसको हम गवर्नमेंट स्कूल बोलते हैं, उसमें हुआ है। तो उस वक्त जो एटमॉस्फेयर था उसमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई पड़ती थी कि पढ़ना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना है। हॉबीज़ का सवाल नहीं आता था क्योंकि हॉबीज़ के लिए टाइम ही नहीं था, है ना। बट धीरे धीरे अवेयरनेस आई और हॉबीज़ बनती गई, है ना, और फिर उसको डेवलप किया। तो मेरे पर्टिकुलर केस की बात करें तो उसमें ऐसा था कि स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, वर्क को रिप्रेजेंट करो। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस वक्त ऐसे कोई भी सोशल मीडिया या तो मोबाइल्स या तो इंटरनेट नहीं था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था इंटरनेट ही नहीं था इंडिया में, तो है ना। तो उस वक्त इंटरनेट की कोई भी डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन था। तो आपके पास अगर कुछ आपको लर्न भी करना है तो आप कहाँ से करोगे? आप अपने आसपास के लोगों से सीखोगे या तो मिट्टी में खेलोगे। इस तरीके से कुछ चीज़ें बनाओगे और फिर उसको कैरी आउट करोगे। और जो कुछ भी हॉबीज़ थी वो भी फ्रेंड्स के साथ ही पूरी की जाती थी। जैसे खेलना है तो बाहर जाके खेलना है, क्रिकेट खेलना है, या तो उस वक्त की गेम्स थी वो बहुत फेमस थी उस वक्त की। जैसे कंचे आते हैं छोटे छोटे, तो वो बहुत खेलते थे लोग, है ना। सारे लोग मिलके वो कंचे जो ग्लास बीड्स आते हैं उसको लेके मिट्टी में खेलते थे। आजकल ये सारे जो है वो ऑब्सोलेट हो गए, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते थे। बट दे वर नॉट हॉबीज़, दे आर जस्ट प्लेइंग ए स्पोर्ट। तो हॉबीज़ के लिए ना ही ऐसा एटमॉस्फेयर मिला था, ना ही पर्टिकुलर चीज़ें मिली थी। बट बाय द टाइम जिनकी हॉबीज़ पूरी नहीं हुई है पूरे सिस्टम में, पूरे चाइल्डहुड में, वो लोग अपनी हॉबीज़ बाद में पूरी कर लेते अगर उनको अवेयरनेस है। तो अब मैं सारी हॉबीज़ को पूरी कर रहा हूँ, है ना। 10th स्टैंडर्ड में मैं मेरे बहुत सारे हॉबीज़ थे, बट 11th में मेरे को छोड़ना पड़ा एजुकेशन, स्टडीज़ ऑब्वियसली। बट मुझे ऐसा जानना था कि मैं प्रायोरिटाइज़ कैसे करूँ मेरे स्टेप जब सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है मेरे लिए। तो आपको एक क्लैरिटी है पहले कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, स्टडीज़ है या हॉबीज़ है? सर मेरे हिसाब से तो दोनों ही हैं। नहीं, लेकिन किसी एक चीज़ को तो थोड़ा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। और जब तक आप प्रायोरिटी नहीं देते हो ना तब तक कंफ्यूज रहते हो। तो ये क्लैरिटी नहीं है तो आपको करनी पड़ेगी वो क्लैरिटी। और देखो, एक चीज़ होती है माइंड का ग्रोथ, हालांकि वो हॉबीज़ से भी होता है और वो स्टडीज़ से भी होता है। और एक चीज़ होती है सर्टिफिकेट्स, वो हॉबीज़ से नहीं मिलते हैं,
वो आपको स्टडीज़ से मिलते हैं। तो अगर आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर उसके साथ मैनेज करके, टाइम को मैनेज करके हॉबीज़ को भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में है कि जहाँ पे हॉबीज़ को भी बच्चों ने फुलफ़िल किया है और स्टडीज़ को भी एकम्प्लिश किया है। बस उनका एक चीज़ होना चाहिए कि फोकस बढ़ाना है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ, सुनना ध्यान से। जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि वेयर आई शुड प्रायोरिटाइज स्टडीज़ और हॉबीज़, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? टाइम। सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? टाइम। अगर टाइम होगा तो आपको स्टडीज़ के लिए भी मिल जाएगा और हॉबीज़ के लिए भी मिल जाएगा। लेकिन टाइम नहीं है तो आप कंफ्यूज रहोगे कि पहले क्या करूं, पहले बैडमिंटन खेलूं या पहले स्टडीज़ करूं। पापा बोलते हैं बैडमिंटन मत खेलो, अभी पहले स्टडीज़ कर लो, लेकिन मन कर रहा है कि पहले बैडमिंटन खेलूं उसके बाद स्टडी करूं, है ना? ऐसा होगा ना? उसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, सुनना ध्यान से। इसको अगर आपने अप्लाई कर लिया, आई बेट कि आप जल्दी से सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना? चीज़ों को समझना, हम लोग 3 पर्टिकुलर चीज़ों को हमारी स्टडीज़ में पढ़ते हैं, लेकिन उसको हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करना है उसको समझते नहीं हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वेव थियरी में आपको पढ़ाया जाता है। कोई बता सकता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कोई भी बता सकता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ऑसिलेशंस पर सेकेंड एंड पर यूनिट टाइम, है ना? माने कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ को आप कितनी फ्रीक्वेंटली कर रहे हो। अगर वेव की थियरी में इसको बताया जाए तो 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने वेव्स, कितने ऑसिलेशंस पास हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। आप किसी चीज़ को फ्रीक्वेंटली करो तो उसमें आपका टाइम क्या जाएगा? ज़्यादा या कम? ज़्यादा जाएगा। दूसरा, टाइम। टाइम का मतलब है किसी एक टास्क को लेके आप कितने घंटे तक वो काम कर रहे हो। जैसे 3 घंटे कर रहे हो, 4 घंटे कर रहे हो, 5 घंटे कर रहे हो, तो आपने वो टाइम को ब्लॉक किया हुआ है। तो ये भी आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है क्योंकि आपने टाइम ब्लॉक किया है। किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए या तो एब्जॉर्ब करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए या तो क्या चाहिए? टाइम। या तो टाइम दे के आप रिपीटेशन करो या तो फ्रीक्वेंसी दे के रिपीटेशन करो। अब बिफोर आई टेल यू द थर्ड थिंग, उसके पहले मुझे बताओ कि इन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? टाइम या फ्रीक्वेंसी? एक चैप्टर को पढ़ने के लिए 5 घंटे देना या उसी चैप्टर को थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट के फ्रीक्वेंटली पढ़ा करना? कौन सा आपको फ़ायदा करेगा? फ्रीक्वेंसी करेगा, करेक्ट? ओके। अब तीसरी चीज़, उन दोनों से भी ज़्यादा पावरफुल, वो है इंटेंसिटी। क्या है? इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि उसी टास्क को फुल फोकस होके अपने गामा वेव्स में जाके 1 ही घंटे में कंप्लीट करने का ट्राई करना। उससे आपका टाइम बचेगा, आपका फ्रीक्वेंसी का पीरियड भी बचेगा, और फिर आप अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम दो। तो जो हम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग एंड सराउंडिंग एटमोसफियर, हमारे पास समय कम है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस कम हुआ है। और इंटेंसिटी को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फोकस, जिसको बोलते हैं गामा लेवल पे जाके काम करना, एकदम इन्वॉल्व होके काम करना। तो जो 2 घंटे में आपने उसको स्ट्रेच किया हुआ है, उसको आप पूरा इन्वॉल्व होके 30 मिनट्स में कंप्लीट करने का ट्राई करो। तो उससे याद भी रहेगा, फ्रीक्वेंसी तो कम हो ही रही है, टाइम भी कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका फोकस। आप फोकस को बढ़ाओ जिससे आपको टाइम मिलेगा और आपको फ्रीक्वेंट काम नहीं करना पड़ेगा। हालांकि रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और इन तीनों का बैलेंस करोगे ना तो यू विल लव कि कैसे आपका ग्रोथ हो रहा है ना? ठीक है, गॉट इट? हम इन तीनों को बैलेंस कैसे कर पाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। इन तीनों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला आपको किस पे फोकस करना है बच्चा? इंटेंसिटी पे। तो आपको इंटेंसिफाई अपने दिमाग को करना पड़ेगा। इट इज़ माई चॉइस ऑफ क्वेश्चन एंड चॉइस ऑफ आंसर एज वेल, है ना? कि कैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाएं। देखो, आज के दुनिया में हमें जितना कुछ भी पढ़ाया जाता है उसमें हमें शायद ये नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे हम फोकस करें।
एग्जैक्टली कैसे उसको इंटेंसिफाई करें। इंटेंसिटी का मतलब क्लियर है सभी को। इसका सिंपल मीनिंग है कि हाई फोकस टास्क करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए और फिर आप उसको करना। जैसे कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है और वो इंटरनेशनल लेवल की फाइनल मैच, या तो कोई भी मैच है, फाइनल या तो सेमीफाइनल, उसमें सारे क्रिकेटर्स गामा लेवल पे होते हैं, हाई इंटेंसिटी पे होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो मैच जीतना बहुत ही कंपलसरी जैसा होता है ना, डू और डाई जैसा मैच होता है वो। तो एक भी बॉल या तो एक भी सेकंड वो मिस नहीं करना चाहते हैं। तो इसको आपको इंटेंसिफाई करना है तो टाइम ब्लॉकिंग को बहुत कम कर दो। जैसे कोई टास्क आपके पास करना है तो आपके पास टाइम ब्लॉक है, और आपकी बेस रेट के हिसाब से आपका टाइम ब्लॉक है 1 आवर। आप उसको दे दो 15 मिनट्स और फिर 15 मिनट्स में उसको करने का ट्राई करो, तो आप हाई फोकस हो जाओगे, क्योंकि आपको करना है। सबसे पहली बात होती है करना है ऐसा भाव, और उसके बाद टाइम ब्लॉकिंग को कम कर दो और फिर काम करो। और ऐसे फ्रिक्वेंट सेशन करो जिससे आपकी एक हैबिट बनेगी कि आप छोटे टाइम पीरियड में भी बहुत बड़े बड़े टास्क कंप्लीट कर पाओगे। और इससे आपका काम इतना फास्ट होगा कि कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा बाद में, है ना। आप खुद भी अपने आप को बीट नहीं कर पाओगे, है ना। आपका काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो एक तरीका है, जैसे कि आपको पहले इंटेंसिटी मैनेज करनी है। इंटेंसिटी बढ़ाने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। पहला क्या होना चाहिए, भाव, और दूसरा क्या है, टाइम ब्लॉकिंग को कम कर दो, फिर काम फास्ट होगा। दूसरा आपने बोला है कि मुझे टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो टाइम पीरियड आप कम रखो, क्योंकि जैसे ही आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो ऑलरेडी टाइम पीरियड कम हो जा रहा है। और तीसरा कि फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। अगर आप स्टडीज़ में हो तो आपकी लाइफ में फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज इट मीन, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा एक ही चीज़ को रिपीट करते जाओगे, वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसा मत सोचो कि एक दिन में पूरा कर लेंगे और याद रखने का ट्राई करेंगे। वो तो आप अपने दिमाग को ऐसे जोन में ले जा रहे हो, वहाँ पे उसको रहना पसंद ही नहीं है। आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द रूल्स ऑफ माइंड। वैसे माइंड के 9 नियम होते हैं, मैं आपको एक रूल दे रहा हूँ अभी। माइंड लव्स लर्निंग बाय रिपीटेशंस। उसको आप रिपीटेशन दोगे तो वो जल्दी लर्न कर लेगा। इस तरीके से आप उसको बैलेंस करो। आई थिंक आई हैव गिवन यू परफेक्ट आंसर। In your experience, what's the most common mistake student makes when managing their time? They never manage time. They never make a plan. Okay? And if they make a plan, they are not serious about making a plan. Some teachers said them that make a plan. Then they made a plan. But they not actually followed it. उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो क्योंकि उनका भाव नहीं था ना, इंटेंशन नहीं था, है ना। इंटेंशन एंड इंटेंसिटी दोनों आपके पावरफुल होने चाहिए। आई रिपीट, इंटेंशन एंड इंटेंसिटी शुड बी वेरी वेरी पावरफुल, है ना। तो अगर कोई बच्चा उसको नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर पहले तो वो भाव नहीं है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खाते वक्त भी कुछ टाइप के वर्क को कैरी आउट कर ले रहे हैं, है ना। कुछ नहाते वक्त कर रहे हैं, उनको पता है कि वो टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है। आज के समय में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप सबको जान लेनी चाहिए, और वही मनी है, वही करेंसी है। एक है आपका टाइम इज़ द रियल करेंसी, एंड दूसरा डेटा इज़ द करेंसी। तो आपको डेटा यहाँ पे रखना है एंड टाइम आपके पास होना चाहिए। इन दोनों को आप रियल करेंसी मानो, है ना। आज बड़े बड़े बिजनेस डेवलप हो रहे हैं, वो सिर्फ एक तरीके से हो रहे हैं, डेटा से, है ना। उनके पास ईमेल लिस्ट होता है, कस्टमर्स का लिस्ट होता है जिनको अपनी प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं। आज इंस्टाग्राम में कोई किसी के बहुत सारे फॉलोवर है तो वो क्या है, डेटा, है ना। फेसबुक में फॉलोवर्स है, वो क्या है, डेटा। वो उनकी रियल करेंसी है। और उनको कैटर करने के लिए उनके पास क्या चाहिए, टाइम। तो आपको ये करना पड़ेगा। आपने बोला था कि माइंड के 9 लॉज होते हैं, आप उस पर एलैबोरेट कर सकते हो? कुछ पर्टिकुलर जो लॉज हैं जो टाइम मैनेजमेंट को रिलेट करते हैं, उसको हम अभी एलैबोरेट कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला नियम ये है माइंड का कि उसको, जैसे मैंने बताया,
उसको प्यार है, लर्न करने का प्यार है, लेकिन रिपीटेशन से। जब तक वो रिपीटेशन आप नहीं जाओगे उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। दूसरा माइंड का एक नियम है जो टाइम मैनेजमेंट से बहुत ही रिलेट कर लेता है ना। समय को आप एक तरीक़ों से जोड़ोगे तो उसमें बहुत रिलेट करता है रूल। अपना माइंड हमेशा रिलैक्स होना चाहता है। इट लव्स लेजियर, ये भी माइंड का एक रूल है। अब ये हमें पता है तो हम क्या करेंगे, टाइम को वेस्ट करेंगे, है ना। अगर हमें पता हो गया कि टाइम माइंड को क्या चाहिए, तो लेजियर चाहिए, क्या चाहिए, आराम चाहिए, तो क्या करेगा वो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो माइंड का एक नियम है, इट्स अ लॉ कि उसको आराम चाहिए। लेकिन आराम वाले केस में उसका ग्रोथ नहीं होता है ना। उसको ग्रोथ करवाना है तो उससे थोड़ा प्यार करना पड़ेगा, माइंड को बोलना पड़ेगा कि तुझे आराम चाहिए लेकिन मुझे तेरा ग्रोथ करना है। और इस तरीके से आप उसको बहला के, थोड़ा प्यार करके उसको कन्वर्ट कर दो अपने जोन में। अगर आप उससे ज़बरदस्ती करोगे ना तो आपको हेल्प नहीं करेगा। एक छोटे बच्चे जैसा है माइंड, ज़बरदस्ती की तो आपको हेल्प नहीं करेगा। उसको प्यार से बोलो कि टुडे दिस इज़ द वर्क, वी हैव टू डू लिटिल मोर स्ट्रेस, लेट्स गो अहेड, एंड वो कर लेगा। लेकिन बोला कि करना ही पड़ेगा तो वो जैसे आप गुस्सा हो जाते हो ना, वैसे वो भी गुस्सा हो जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाएगा। एंड उसके बाद सोचने की या तो आंसर देने की क्षमता वो हटा देगा। इसके लिए प्यार से बोलते जाओ हर रोज़ थोड़ा थोड़ा कि आज इतना एक्स्ट्रा कर लेते हैं, आज इतना एक्स्ट्रा कर लेते हैं, आज इतना एक्स्ट्रा कर लेते हैं। और उसके बाद वो ट्रेन हो जाएगा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। शायद आपने सुना होगा कि हमारे अंदर दो टाइप के लोग रहते हैं, है ना। एक होता है हमारा नेगेटिव पार्ट और एक होता है हमारा पॉजिटिव पार्ट। सुना होगा शायद। नेगेटिव पार्ट क्या चाहता है, लेजियर, आराम, है ना, मूवी देखना, एंटरटेनमेंट, है ना, म्यूज़िक सुनना, है ना। और जो दूसरा पार्ट होता है पॉजिटिव, वो बोलता है कि नहीं आज तो ये काम करके ही छोड़ना है ना। वो आपने विक्रम और वेताल की स्टोरी सुनी होगी, है ना। उसमें एक्चुअली ये एक ऐसी कहानी है कि हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो बेताल है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो विक्रम है। तो विक्रम चाहता है कि मैं करूं, लेकिन बेताल उसके ऊपर आके क्या बोलता है, नहीं करना है ना। आपको किसको पोटेंशिएट करना है, विक्रम को, अपने पॉजिटिव पार्ट को। और वो मना करेगा, आपको बोलेगा नहीं आज छोड़ो, प्रोक्रेस्टिनेशन हो, आज छोड़, कल कर लेंगे, अभी आज इतना कर लिया, थोड़ा आराम कर लेते, कल कर लेंगे। आपको उसको ओवरराइड करना है, उसको ओवरराइड करके अपने माइंड को स्टेबल करना है। और कभी कभी क्या होता है कि इतना बहुत सारा ओवरलोड दोगे ना तो फिर वो स्ट्रेस में आएगा, नो डाउट। लेकिन उसके लिए बेस्ट थेरापी है म्यूज़िक। आप म्यूज़िक सुनो, अपबीट म्यूज़िक सुनो, है ना। और अगर पढ़ाई में ही टाइम मैनेज करना है, पढ़ाई की ही बात करें, तो आई सजेस्ट यू कि आप सजेस्टिबल म्यूज़िक को सुनो। आई विल प्रोवाइड यू सम सजेस्टिबल म्यूज़िक लिंक्स इन दिस एपिसोड डिस्क्रिप्शन। आप उसको डाउनलोड करो और उसको प्ले करो और फिर पढ़ाई करो। आप ऑटो सजेशन में चले जाओगे, पढ़ाई फास्ट होगी, तो वो आपको हेल्प करेगा। How can we balance a personal life and a study time life? Okay. What kind of personal life you want to balance? Like spending time with parents And hobbies? hobbies. Okay. And social media? No. Only parents and hobbies or with studies. Okay. सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका बेस रेट क्या है ना। बहुत सिंपल सी बात है, आपको बेस रेट पता होना चाहिए। और आपको इतना भाव भी, इंटेंशन भी होना चाहिए कि आपको करना क्या है, व्हाट यू वांट टू बिकम, है ना। आपका मन क्या बोल रहा है, इतना पता होना चाहिए। और फिर आप उसको बैलेंस करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड विथ योर पेरेंट्स, गिव मी आइडिया। 1 to 2 hours. ओके, 1 to 2 आवर तो आराम से हम पेरेंट्स को दे सकते हैं और वो भी हमें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना खाना उनके साथ ही खाओ और खाना खाते वक्त उनसे बातें करो। मुंह में खाना भर के बातें नहीं करनी है। खाना खाते वक्त हमें उनसे बातें करनी, नॉर्मल बातें करनी है। एक बार खाना खा लिया, देन इनिशिएट द टॉक,
देन दे विल आंसर, यू आंसर्स, एंड उससे उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि यू आर टॉकिंग। ये फीलिंग जो है ना, वो चाहते हैं आपके पेरेंट्स कि आप उनका बेटा या बेटी उनसे बातें करें। लेकिन अगर हम एज ए स्टूडेंट या तो एज ए लाइक यंग उनको टाइम नहीं देंगे तो उनको भी यही सवाल आएगा कि मैं टाइम कैसे दूँ। तो टाइम देने का सबसे अच्छा तरीका है आपका लंच या तो डिनर टेबल, सबसे बड़ा। दूसरा, रात को सोने से पहले आप लोग साथ में बैठ के कुछ ऐसी बातें करो कि जो जीवन में या तो उस दिन में आपके लिए बेनिफिशियल हुई हो। इससे भी टाइम दे सकते हो। तो पेरेंट्स का टाइम वहाँ पे निकल गया, है ना। तो जो 1 या 2 घंटे निकालने वो आराम से निकल जाएंगे आपके पेरेंट्स के साथ। आई नो एवरीबडी इज़ बिजी बट स्टिल यू कैन फाइंड दिस टाइम। इस तरीके से। रही बात हॉबीज़ की, वो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हॉबीज़ है तो उसके लिए टाइम निकालना एट योर एज बहुत ही आसान है। कैसी पर्टिकुलर हॉबीज़ के लिए आप बात कर रहे हैं? पेंटिंग। अच्छा, एक अच्छा सा पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1 day max to max. 1 day, ओके। और वो पेंटिंग आपको एक ही दिन में बनाना है, माने कि हर रोज़ एक बनाना है? नहीं, कब बनाना है? माने कि टाइमलाइन क्या हो सकता है उसका? 1 painting on week. एक वीक में एक पेंटिंग बनाना है तो आप उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दो ना, फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर दो कि आज उसका स्केच बनाओगे, कल थोड़ा उसको फाइन ट्यून करोगे, फिर थोड़ा और करोगे। तो हर रोज़ का 1 घंटा दे दो एंड दैट वुड मेक योर पेंटिंग मे बी इन 2 weeks, है ना। और वो अच्छा भी बनेगा। क्यों अच्छा बनेगा? क्योंकि आप उसको हर रोज़ सोच रहे हो, और किसी चीज़ को हर रोज़ सोचा जाए तो वो और भी अच्छे से बन के आती है। किसी एक दिन में उसको सोचोगे तो उसके जो भी पैरामीटर, एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स हैं, वो शायद आपके पास ना हो। लेकिन मान लो उस पेंटिंग का स्केच बनाया और बाहर गए आप, और बाहर जाने के बाद समझ में आया कि ये भी कलर में ऐड कर सकती हो, तो वो भी आपके लिए एक नया एडवांटेज होगा। तो 2 फायदे हो रहे हैं आपको। फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करो, पेंटिंग का शौक पूरा करो, 1-2 वर्ड निकाल दो, है ना, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ वही पेंटिंग को आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करो कि आई एम प्रिपेयरिंग दिस पेंटिंग, कैन यू हेल्प मी? तो वो भी आइडियाज़ देंगे। तो टाइम निकल सकता है ना। इट्स वेरी इजी। बस आपको उस तरीके से सोचने की ज़रूरत है। अपनी डायरी लेके हर रोज़ लिखो व्हाट यू डिड इन दैट पर्टिकुलर डे। वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। डायरी लिखना बहुत सारे मेंटर्स का कॉमन आइडिया है। हर रोज़ डायरी लिखते हैं। कितने बच्चे इसमें ऐसे हैं कि जो डायरी लिखते हैं एवरी डे? दे आर पुटिंग समथिंग इन देयर डायरी, वेदर इट इज़ लाइक वर्क और वॉट एवर। यस, गुड, है ना। तो डायरी इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जितने मेरे मेंटर्स हैं उन सभी ने सबसे पहली एडवाइस मुझे ये दी थी, डायरी लिखना है। In today's teens, social media controls their time management. So, what's your opinion about it? आपने एक बुक पढ़ा होगा, 7 Habits of Effective People, 7 Habits of Effective People by Stephen Covey। और ये बुक बहुत ही फेमस है। अगर नहीं पढ़ी है तो आई विश कि आपकी लाइब्रेरी में वो बुक आप ले लो। इस पर्टिकुलर एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स की लिंक्स दिए हैं, वहाँ पे जाके आप उसको बाय कर लो और रखो अपने लाइब्रेरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey एक ऐसा बुक है जो आपको ये समझाता है कि हमें कौन से 7 हैबिट्स पे फोकस करना चाहिए पर हमारे रूटीन्स में। और उनके ही थ्रू एक ऐसा भी बुक पब्लिश हुआ है जिसका नाम है 7 Habits of Highly Effective Teens, जो आज के आपके सोशल मीडिया की प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है, बाय सीन कोवे, जिसकी भी लिंक मैं इसी एपिसोड में नीचे दे रहा हूँ, ताकि आपको और आपके जैसे बच्चों को आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया प्रॉब्लम्स है, सोशल मीडिया का ओवरलोड हो रहा है, उससे जो दिक्कतें आ रही है उसको आप डील कर पाओ, है ना। तो प्लीज़ रीड दैट बुक एंड दैट विल गाइड यू कि हाउ टू हैंडल सोशल मीडिया, है ना। अगर आप सोशल मीडिया किसी गुड कॉज के लिए यूज़ कर रहे हो, अच्छे परिणामों के लिए, तो आप उसका यूज़ करो, उसको टाइम ब्लॉक देके। और अगर यूज़ ऐसे ही कर रहे हो
तो दैट इज़ लाइक अगेन वो आपकी हॉबी हो सकती है या तो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, बट उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, है ना। मान लीजिए आप कुछ चीज़ पढ़ा रहे हो सोशल मीडिया पे, देन इट शुड बी योर लाइक गुड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट। बट अगर आप चीज़ों को देख रहे हो जो भी आपकी काम की चीज़ें नहीं हैं, है ना, तो इसके लिए आपको कंट्रोल करना चाहिए। बट ज़्यादा अच्छा आंसर उस बुक से मिलेगा आपको। क्या आपने 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ी है? यस, ये बुक मैंने पढ़ा हुआ है, 48 लॉज ऑफ पावर। आपको लगता है कि वो 48 लॉज में से कोई लॉज टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकता है? अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ बताइए कि कैसे कर सकते हैं। यस, देखो 48 लॉज ऑफ पावर, या तो पावर सीरीज़ के बहुत सारे बुक्स हैं, ओके। उन सभी में एक चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे पहले मैं आपको ये समझना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट से अच्छा आपको सेल्फ मैनेजमेंट सीखना चाहिए। और ना ही सिर्फ इसी बुक में, जितने भी ऐसे बुक्स हैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, उसमें एक चीज़ कंपलसरी लिखी हुई है, सेल्फ डिसिप्लिन या तो सेल्फ मैनेजमेंट। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट जैसा शब्द होना ही नहीं चाहिए, आपके पास एक ही शब्द होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप अपने सेल्फ को मैनेज कर लेते हो तो टाइम तो मैनेज हो ही रहा है। और सेल्फ मैनेजमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। हम मोस्टली टाइम क्यों बचाना चाहते हैं? वाई शुड वी सेव अवर टाइम? लॉजिकली क्या ऐसा रीज़न है कि हम हमारा टाइम बचाना चाहते हैं? मेक अवर डे प्रोडक्टिव। क्योंकि आप काम कर रहे हो, काम होने के बाद जो टाइम बच गया वो टाइम हमें क्यों चाहिए? डे तो प्रोडक्टिव हो गया, बट वो टाइम क्यों चाहिए? रिलैक्स होने के लिए। हाँ, और सेल्फ स्टडी में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए और पढ़ने के लिए। एक्चुअली हम जो टाइम बचाएंगे, इन टाइम मैनेजमेंट की बातें करके जो भी टाइम बचाएंगे, उसके बहुत सारे यूज़ है जो आप कर सकते हो। सबसे पहला यूज़ है कि जैसे आपने बताया कि हॉबीज़ को कैरी आउट करना है तो मेरे पास इनफ टाइम हो जाएगा। इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ करने के लिए इनफ टाइम हो जाएगा। किसी बच्चे को उसमें ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करना है तो उसके लिए टाइम मिलेगा, ना कि सिर्फ सिलेबस के फ्रेमवर्क में ही काम करेगा, वो एक्स्ट्रा काम कर सकता है। तो ये टाइम बचाने का जो रूल है वो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप नेटवर्किंग कर सकते हो, आप बिजनेस प्लान बना सकते हो, आप नए थॉट प्रोसेस कर सकते हो। मेरे एक मेंटर थे ब्रायन ट्रेसी, उन्होंने जो आइडिया दिया है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो भी टाइम आप बचाओगे, जो आपके 48 लॉज ऑफ पावर में भी इंक्लूडेड है, जो टाइम बचाओगे उसको आप अपने थिंकिंग प्रोसेस में लगाओ। थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है? हमारे ब्रेन की जो कैपेबिलिटीज़ है उसमें से वन ऑफ द कैपेबिलिटीज़ इज़ प्रोडक्टिव थिंकिंग। एक प्रॉब्लम है आपके पास, आप उसको एक टेबल पे रख दो, उस प्रॉब्लम को यहाँ बैठ के ऑब्जर्व करो और उसके सारे प्रॉब्लम्स के आउटकम जो आने चाहिए, आंसर्स आने चाहिए, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के जो भी तरीके आपके पास है उसको लिखो। नाउ गो ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एंड लुक एट द प्रॉब्लम, फिर आंसर्स लिखो। गो ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एंड लुक एट द प्रॉब्लम, अगेन फिर से आंसर लिखो। और इस तरीके से आंसर लिखते लिखते जो भी आंसर्स इकट्ठा हुए उसमें से एक तो ऐसा आंसर होगा कि जो उसी वक्त आप अप्लाई कर सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इस प्रोसेस को बोलते हैं थिंकिंग। और ये थिंकिंग कब होगा? जब आपके पास टाइम होगा। थिंकिंग नहीं हो सकता अगर टाइम नहीं है। तो अगर आपका दिमाग व्यस्त है तो आप उसी में अपना थिंकिंग लगा रहे हो ना। नया थिंकिंग, प्रोडक्टिव थिंकिंग कैसे करोगे? हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग सम ऑफ द टाइम, जिसको हम गुजराती में या तो हिंदी में चिंतन बोलते हैं, मनन एंड चिंतन, है ना, उसके लिए लगाते हैं। कोई चीज़ आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद आंखें बंद करके उसको सोचना, थिंकिंग में ले जाना, ऐसा टाइम कितने बच्चे दे पाते हैं? गुड है ना। तो ये करना पड़ेगा, अदरवाइज तो दिमाग की जो फुलेस्ट कैपेबिलिटी है वो कहाँ से आएगी? एंड दैट इज मस्ट, दैट इज हाईली नेसेसरी, है ना। और उसको ओवर थिंकिंग नहीं बोलते, उसको सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग बोलते हैं। इसलिए उसको हर एक डायरेक्शन से देखना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी होती है
कि जो आप एक ही एंगल से देख रहे हो, और वो बहुत डेंजरस है ना। तो आपको भी वो सीखना पड़ेगा और दूसरों को भी वो सिखाना पड़ेगा। गॉट इट?